आई होप सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का इस सेशन के बारे में, जिसमें से अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे थे। क्योंकि बात ये पड़ रही है, यदि अगर हमने इस प्रकार से ये प्रक्रिया से किया तो हमारे जो है अनसॉल्व का प्रैक्टिस सेट जल्दी खत्म होगा। वो प्रक्रिया अपना ही समझा यानी लिख लिख कर, तो उसमें समय ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आप सभी के लिए इस प्रकार से हम लिखने यानी इस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझना और अच्छे से सारी चीजें क्लियर करना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है क्या, O यानी 8O16 यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16 है कि परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है तथा प्रति न्यूक्लियाणु की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 है AMU है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008982 AMU है। AMU का मान दिया 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान देना भैया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का क्या निकालना है? नाभिक का द्रव्यमान। क्या निकालना है? नाभिक का द्रव्यमान। तो भैया नाभिक होता क्या है? क्योंकि हमें पता है कि परमाणु जो होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। अर्थात हमें यदि यार सपोज करो कि हमें नाभिक के बारे में यदि यार जानकारी नहीं पता है तो समझ लो, जैसे हमें पता है कि किसी टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। समझना बहुत ध्यान से। किसी टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पेट्रोल। अब हमें पता है कि उस पूरे टैंकर का द्रव्यमान ओनली टैंकर का द्रव्यमान हमें पता है कि जो है 20 टन है। समझाने के लिए है भैया, 20 टन है। सपोज 20 टन है, ठीक है। हम जब उसके बाद जब हम जो है उसका जो तौल करवाते हैं टैंकर और पेट्रोल के साथ में, जब टैंकर और पेट्रोल के साथ में मेजर कराते हैं तो वो 80 टन निकलता है। कितना? 80 टन। अब शेष चूंकि 20 टन तो वो हो गया, शेष 60 टन क्या है? शेष 60 टन उस पे फ्यूल है, या उसके अंदर जो भी चीज भरी हुई है फ्यूल है वो है। तो उसी प्रकार नाभिक जो होता है वो एक जो परमाणु होता है, परमाणु का केंद्र बिंदु होता है। नाभिक परमाणु का केंद्र बिंदु होता है। अब हमें परमाणु का यदि केंद्र बिंदु को का द्रव्यमान मेजर करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पूरा परमाणु पता है। हमें सपोज परमाणु पता है, परमाणु के साथ साथ में हमें ये पता है क्या? परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात हमने क्या कहा? परमाणु का द्रव्यमान मतलब फ्यूल और टैंकर दोनों जब मेजर किया जाता है वो परमाणु है। 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें जो यानी उसका जो टैंकर, क्या टैंकर, खाली टैंकर भरा हुआ नहीं, खाली टैंकर, तो कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या है भैया? तो यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि परमाणु का द्रव्यमान जो है ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16.00, ठीक है, AMU -8 इंटू 8 का मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो 8 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जैसा कि दिया हुआ है 0.0055, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का गुणा कराते हैं तो इतना आता है, ठीक है। अब इसमें इसको घटा देते हैं, तो घटाओगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15.99560। कितना हो जाएगा? 15.99560 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका मतलब। अब देखो न्यूक्लियन का द्रव्यमान, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 8 यानी चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन हमें पता है कितने हैं? 8। तो 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से कैसे निकाला जाता है भैया? ध्यान देना, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है 16 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 8। अर्थात हमें पता है प्रोटॉन का मतलब पहले जो होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को मेजर करने के लिए 16 में 8 घटाएंगे, क्या
16 में परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, इन दोनों को यानी मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 8 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.007593 और प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन का कितना था? 1.008982। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराया इतना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया इतना आया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया? इतने AMU इतने AMU आएगा। अब चूंकि इतने AMU निकला तो चूंकि हमें पता है यदि यार हमें तुल्य बंधन ऊर्जा निकालनी है या कुल बंधन ऊर्जा निकालनी है तो हमें यानी इसका द्रव्यमान हमें दोनों का द्रव्यमान में यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चूंकि हमें पता है न्यूक्लियन में क्या उपस्थित होता है, तो न्यूक्लियन में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा, ठीक है, अब यहाँ पर नाभिक दिया हुआ है। नाभिक हमने बताया परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। बचा कौन? नाभिक जो होगा, नाभिक का द्रव्यमान हमें क्या करना होगा? सबसे पहले न्यूक्लियनों पर जो हमने निकाला है द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान में यदि नाभिक का द्रव्यमान घटा दें तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आया था 16.1326। तो 16.132 और यहाँ 6, 1326 माइनस इसका मान कितना दिया है? तो इसका मान 15.99560। तो इसमें घटाते हैं तो यानी जीरो इसके बाद में आएंगे, ठीक है, लेकिन जीरो जब बाद में आएंगे तो उनको नहीं लिखा जाता। ठीक है, जब लिखेंगे तो यहाँ पर 0.137 AMU चूंकि हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है एक AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.137 गुणे 931। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराने से कितना आएगा? इतना आएगा। कितना आएगा? 127.549 में 16 का भाग करा देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में पूछा था प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्रति न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन में जो बंधन ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो बेटा आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है। नंबर 1, चालकों में धारा की दिशा समान है। नंबर 2, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। धारा की दिशा समान और विपरीत देखना, ध्यान से समझना। जैसे हमने सपोज किया दो लोग हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ठीक। अब ये हम सपोज कर लेते हैं x और ये y, समझना, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा मत लेना, ठीक है। समझाने के लिए ये x है और ये y है। जानते हो x का मतलब तो जानते हो, y का मतलब भी जानते हो, है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ध्यान देना, ये दोनों एक साथ चलेंगे। एक साथ का मतलब धारा की दिशा इन दोनों की समान होगी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और साथ साथ चल रहे हैं दोनों, तो इनके बीच प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। इस कारण से जब दोनों धाराओं की दिशा समान होती है तो उस स्थिति में जो
यानी वैद्युत बल होता है वो समान होता है। अब समझते हैं, चालकों में धारा की दिशा समान हो, जब दो दो समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा समान होने पर, उनकी धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच जो वैद्युत बल होगा या बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा। ठीक है, विपरीत देखते हैं, चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो, अब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ठीक, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रही है, समझना। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरियां भी बढ़ गई। अभी तो यहाँ दूरियां पास में थी, इस कारण से जो है ऐसा हो रहा था आकर्षण बल, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरियां दूर हो, यानी दूर हो गई, समझा। अब देखो इसका क्या, इस पर कोई प्रेशर रहेगा या इसका इस पर प्रेशर रहेगा? नहीं भैया, एक दूसरे के विपरीत हो गया, अर्थात अलग हो गए। जब अलग हो गए तो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होगी, जब नफरत पैदा होगी तो नफरत का नाम ही प्रतिकर्षण है, नफरत का नाम ही प्रतिकर्षण है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात उस स्थिति में जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा विपरीत होती है तो उस पे वैद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, अर्थात उस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। इस कारण से ऐसे हमें समझना है, वह समझाने के लिए है, इसको अन्यथा मत लेना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। हमें संबंध स्थापित करना है कि प्रतिरोधों के बीच संबंध क्या होता है। अर्थात सबसे पहले हमें सत्यापित क्या करके लाना है, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, ये सत्यापित करके लाना है, चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने जो एक ब्रिज का निर्माण कराया था, ब्रिज का मतलब यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का निर्माण किया था, उसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं। ध्यान देना भैया, हमने यहाँ पर कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? टोटल 4 प्रतिरोध जोड़े हैं। यहाँ P Q R S कितने? 4 प्रतिरोध हैं, जिनमें से 2 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा इस प्रकार से, ऐसे एक ये जोड़ा फिर दूसरा ये जोड़ा, 2 प्रतिरोध यहाँ जोड़े और 2 प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़े। अब ये दोनों मिला के दो 4 प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, अर्थात ये एक पूरा होगा, ये एक पूरा होगा, जब जुड़ के तो ये दोनों क्या किस में हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। ठीक है, अब ये G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, और इसके K2 का मतलब होता है कुंजी, ये द्वितीयक कुंजी कहलाएगी। कौन सी कुंजी? द्वितीयक कुंजी। और ये जो होगा ये क्या होगा? सेल होगा, बैटरी होगी, अर्थात ये बैटरी होगी। और यहाँ पर एक और कुंजी लगाई है, यहाँ पर ये जो कुंजी लगाई है K1। ठीक है, अब जब इस कुंजी को जोड़ा जाता है, इस कुंजी को जैसे ही जोड़ेंगे तो इस पर वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। जब वैद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वैद्युत धारा जो होगी वो 2 भागों में बट जाएगी। जैसे नदी होती है, नदी जो होती है, यदि यार दो नदियां उसी से टूट कर 2 नदियां बन जाए तो उनका जल अलग अलग जाएगा, है ना। जल तो एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो यहाँ पर धारा क्या होगा? I का मान क्या होगा? इधर I1 बहेगी इधर से इधर तक, और इधर से इधर तक I2 बहेगी, यानी ये भी I2 ये भी I2 ये होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चित्र में समझ में आया? इस पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 भागों में बट गई, 2 बराबर भागों में बट गई, तो जिसमें से ये P से होते हुए Q से होते हुए C बिंदु पर जाकर मिलती है। दूसरी जो है धारा I2, यानी I2 जो निकली वो R से होते हुए S से होती हुई सीधे C पर मिलती है जाके, और फिर उसके बाद रिटर्न होकर ऋण पर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखो बंद पास देख लेते हैं, बंद पास कौन सा है? ये वाला एक पास है। यहाँ देखो इस कुंजी का काम क्या होता है, जैसे हमें गैल्वेनोमीटर में यदि हमें विद्युत धारा का मेजर करना है तो इसके लिए इसको हम ऑन कर देंगे, तो जब इसको चालू कर दें यानी इसको
बंद कर देंगे, क्लोज यहाँ कहते हैं, ठीक है, क्लोज, क्योंकि ये जो की होती है वो एक नट बोल्ट की टाइप में होती है, स्क्रू टाइप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको यदि मेजर करना है तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब यानी इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, होने लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें हम मीटर रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो है फिर इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऑन ऑफ से मतलब अलग होता है भैया, ठीक है, वो बात की बात है, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ ऑन ऑफ का मतलब अलग अलग होता है। तुम जो बोलते हो कि स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है, तो वो स्विच ऑन ऑफ करना वो बात अलग की है। यहाँ पर स्विच का मतलब होता है जब यहाँ पर लगाओगे, जैसे ये कुंजी है, ठीक है, इसके बीच में एक हमने कह दिया स्क्रू लगाओ, तो ये इन दोनों के, इसमें दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम यहाँ पर जब स्क्रू लगाएंगे तो इसे लगाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बंद करना। यहाँ पर इस भाग को बंद कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन यदि इसे खोल के निकाल देंगे तो क्या होगा भैया, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ऐसे मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि गलत ही कुछ ही होता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान देना बेटा। अब बंद पास ले लेते हैं, कौन, बंद पास ए बी डी ए, ये वाला बंद पास लेते हैं। अब देखो बंद पास में है क्या, जो धारा बह रही है बाहर की ओर बह रही है, क्या, बाहर की ओर, इसकी धारा अंदर की ओर बह रही है। जो धारा बाहर की ओर बहती है वो प्लस चिन्ह के साथ में, जो अंदर की ओर बहती है वो माइनस चिन्ह के साथ में ली जाती है, या अंदर की ओर बहे या अंदर से बाहर की ओर बहे, ध्यान है ना, अंदर की ओर बहे या अंदर से बाहर की, तो ऋण चिन्ह के साथ में ली जाती है। तो इसमें ध्यान देना। तो I1P, जो I1P होगी, ठीक है, I1P जो होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था V बराबर IR, पढ़ा था ओम के नियम के अनुसार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो इस पर विभव जो होगा वो सब में बराबर होगा, विभव का मान क्या होगा, सब में बराबर होगा। उस स्थिति में जो I1 जो होगा यहाँ पर इस दिशा में जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, तो प्लस चिन्ह के साथ में, और इसके साथ में प्रतिरोध P है, तो हमने क्या किया, इसको रख दिया माइनस। अब इसके बाद देखो इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो जब इधर से इधर की ओर जाएगा तो ये भी स्थिति बाहर की होगी, इधर से इधर की जगह अंदर की ओर जा रहा है। अब ये इधर से इधर, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो ये ऋण चिन्ह के साथ में ये भी ऋण चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह के साथ में ये भी प्लस चिन्ह के साथ में। तो हम सबसे पहले इस पास की बात कर लेते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता रहे हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किरचॉफ ने बताया था जो धारा अंदर की ओर जा रही है वो प्लस के साथ में, जो बाहर की ओर जा रही है वो माइनस के साथ, सॉरी, जो अंदर की ओर जा रही है वो माइनस के साथ में, और जो बाहर की ओर जा रही है वो प्लस चिन्ह के साथ में। तो ये देखो I1 ये बाहर की ओर जा रही है, और इसके बाद I2 ये वाली जो धारा है ये अंदर की ओर जा रहा है, इस कारण से माइनस चिन्ह के साथ में ले जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा, I1P बराबर I2R, समीकरण 1 दे देते हैं। अब बंद पास देखते हैं, ये वाला BCDB, ठीक है, ये वाला पास में, तो जो धारा देखो यहाँ पर I1 बाहर से, बाहर की ओर ही है, इस कारण से I1Q प्लस में लिया जाएगा, I1Q प्लस मिलेंगे, माइनस, अब ये देखो अंदर से बाहर की ओर जा रही है, अर्थात ये माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे, माइनस I2 यस, समीकरण बराबर 0। अब ये देखो इधर किसमें है, माइनस उधर जाएगी, प्लस का हो जाएगा, तो I1Q बराबर I2S, समीकरण 2 देते, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करा देते हैं, क्योंकि हमें ये सिद्ध करके लाना है, भाग करा देते हैं। तो एक का लेफ्ट हैंड साइड कितना है, I1P, तो I1P अपान लेफ्ट हैंड इसका साइड कितना है, I1Q अपान I1Q। राइट हैंड में देखते हैं I2R अपान I2S। अब देखो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो बचेगा P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, यही सत्यापित करना था, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जिनमें से शॉर्ट मेथड तो नहीं बताएंगे क्योंकि 3 नंबर का है, इसलिए लॉन्ग मेथड पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है क्या क्वेश्चन, R1 प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध यानी पहला प्रतिरोध कितना दिया है? 16 ओम दिया है। कितना दिया है? 16 ओम। माना पहले तार की लंबाई L1 है, जिसे हमने L के बराबर माना है, तथा दूसरे तार जब खींचा जाता है उसकी लंबाई का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? L2 का मान, दूसरे तार की लंबाई जो होगी L2 का मान वो हाफ होगा, L/2 होगा। ठीक है, नए प्रतिरोध यानी R2 का मान ज्ञात करना, नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। तो R बराबर क्या होगा? रो L/A। देखो ध्यान देना, प्रथम प्रतिरोध के लिए यदि निकालना है पहले प्रतिरोध के लिए, ठीक है, पहले प्रतिरोध, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा? R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L1/A1। ये समीकरण 1 डाल देते हैं। नए प्रतिरोध के लिए R2 इज इक्वल टू रो L2/A1, L2/A1। समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करा देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कराते हैं, तो यहाँ पर R2/R1 हो जाएगा इज इक्वल टू रो L2/L2, देखो रो L2/A2 बटे रो L1/A1, देखो मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराएंगे, तो भैया इसका A1 का ऊपर वाले के साथ में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? रो L2/A1। ठीक है, इसका अंदर वाले के साथ में कराते हैं तो रो L1/A2 हो जाएगा। ठीक है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? R2/R1 इज इक्वल टू L2, ठीक है, L2 A1 ये बचेगा। अब देखो हमें A का मान हटाना है, यहाँ से A की वैल्यू हटानी है, तो A की वैल्यू चूंकि हम जानते हैं कि A1 L1 बराबर A2 L2 होता है, A1 बराबर A1 L2 A1 L1 बराबर A2 यानी A2 L2 ये होता है। अब यदि त्रिय गुणा कराएं तो इसको हम बटे में भेजें तो A इधर बटे में आ जाएगा, L1 को बटे में भेजेंगे तो उधर चला जाएगा। जो यहाँ पर A1/A2 की जगह पर A1/A2 की जगह पर L2/L1 लिख दे तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं L2/L1, तो हमने वही किया है, यहाँ पर L2/L1 रख दिया है। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर L2/L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें R2 का मान ज्ञात करना, R1 का मान पता है, तो R2 उधर इधर भागित में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हमने सेम टू सेम वही लिखा है। अब इसके बाद अब यहाँ पर L2 का मान जो होगा वो L/2 होगा, कितना? L/2, और L1 का मान जो होगा वो L होगा, तो L/2/L, इसके बटे में 1 मान लिया, मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराएं, एक का L के साथ में कराएंगे तो एक ही L ही रहेगा, इसका कराएंगे तो 2L हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, साथ में R1 का मान कितना दिया हुआ था? R1 का मान ये 16 ओम, तो 16 ओम लिख दिया। इसके बाद जब गुणा कराया इससे ये कैंसिल हुआ, तो दो का भाग कराया इससे तो 8 आया, यानी यहाँ पर प्रतिरोध कितने होगा? 8 ओम होगा। हाई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।